चलो ध्यान देना। हम लोग पढ़ रहे थे क्या चीज, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग, है ना। अंतिम दिन तक हम आपको क्या बोले थे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर में लगातार टकराने के बावजूद भी बहुत धीरे धीरे एक कांस्टेंट वेग से आगे बढ़ती है, एक नियत वेग से आगे बढ़ती है। जिसी वेग को हम लोग क्या कहते हैं, अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इतना बात तक चर्चा हो गई थी। तो देखो भाई कि मान लेते हैं ना कि किसी इलेक्ट्रॉन के गति के बारे में अगर आप लोग चर्चा करिए तो ऐसे देखिए कि मान लेते हैं क्या कि एक इलेक्ट्रॉन जो चल रहा है अपने पास, जो एक इलेक्ट्रॉन चल रहा है वो कुछ इस तरह से चल रहा है। मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ तक चला बिना टकराए हुए, ठीक है। फिर यहाँ से चलेगा, कुछ यहाँ तक आएगा, टकराएगा किसी से, फिर डायरेक्शन बदल जाएगा, वेग भी क्या होगा, बदल जाएगा। फिर दूसरी बार मान लीजिए यहाँ से टकराया, कुछ इस तरीके से चला, मान लीजिए। फिर यहाँ पर किसी तीसरे से टकरा गया, फिर तीसरे से टकराएगा, कुछ इस तरीके से चला, मान लीजिए इस तरीके। फिर यहाँ पर टकराया, फिर कुछ इस तरीके से यहाँ तक आया, मान लीजिए कि ऐसे ये चल रहा है। इलेक्ट्रॉन का गति कुछ इसी तरीके से होगा चालक के अंदर में। क्यों भाई, ये बहुत तेज रफ्तार से उसके अंदर में स्पीड से चल रहा है। लेकिन हो क्या रहा है कि बार बार टकराने के कारण, बार बार टकराने के कारण इसका वेग बदल जा रहा है, इसका दिशा भी क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है। तो ये इसी तरह से होगा, है ना। अब देखिए कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जितना दूर तक बिना टकराए हुए चला है, जितना दूर तक बिना टकराए हुए चला है, ए से लेकर के बी तक बिना टकराए हुए चला है, ठीक ना। फिर बी पर टकराया, फिर बी से लेकर के मान लीजिए यहाँ सी तक बिना टकराए हुए चला है। फिर सी से टकराया, फिर डी तक जो है तो बिना टकराए हुए चला, फिर ई तक बिना टकराए हुए चला, और फाइनली मान लीजिए कि एफ पर ये पहुंचा। इस तरीके से क्या हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन बार बार जो है क्या हो रहा है, तो किसी न किसी नाभिक के साथ, किसी न किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या हो जा रहा है, टकरा जा रहा है। बात समझ में आ रहा है बात। तो इस टकराने के क्रम में देखो कि इतना टकराने के बाद भी त्वरण के कारण ये ए से एफ तक, ये ए से एफ तक क्या हुआ है, विस्थापित हुआ है। तो देखो कितना ज्यादा दूर चला है तब छोटा सा विस्थापन हुआ है। बात समझ में आ रहा है। तो जितना दूर तक कोई भी इलेक्ट्रॉन बिना टकराए हुए चलता है उसको बोला जाता है क्या, मीन फ्री पाथ। फ्री पाथ का मतलब क्या, रास्ता क्लियर है, किसी से कोई टक्कर नहीं होना, है ना। दूसरी बात क्या बोला कि बिना टकराए हुए चला ए से बी तक, इसमें जो समय लगता है, इस समय को हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, इसको हिंदी में बोला जाता है श्रांति काल। समझ में आ रहा है बात। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो आपका बात करेंगे हम लोग मीन फ्री पाथ का, मीन फ्री पाथ का, जिसको आप हिंदी में बोलेंगे क्या, औसत। मीन का मतलब औसत, फ्री का मतलब मुक्त पथ। ऐसे ही किताबों में अलग अलग नाम दी हुई है, मैं पढ़ने का प्रयास किया, मेरे को ओवरऑल यही लगा कि ट्रांसलेट कर दो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक ना। याद रखना है क्या, मीन फ्री पाथ। इस मीन फ्री पाथ को हम लोग डिनोट करते हैं किस चीज से, लैम्डा से, ठीक ना। और इसके बारे में ये कहता क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन, कि कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर, कोई भी इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर बिना टक्कर के, बिना टक्कर के जो दूरी या विस्थापन, जो दूरी या विस्थापन तय करता है, जो दूरी या विस्थापन तय करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं मीन फ्री पाथ। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मीन फ्री पाथ कहते हैं। बात समझ में आ रही है। मैं क्या बोला, इलेक्ट्रॉन लगातार टकरा रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, लगातार टकरा रहा है। तो किसी भी दो टक्कर के बीच में,
किसी भी लगातार दो टक्कर के बीच में कुछ देर के लिए इलेक्ट्रॉन क्या चला है भाई, तो बिना टकराए हुए चला है। तो जितना दूर तक इलेक्ट्रॉन बिना टकराए हुए चला है उसी दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, मीन फ्री पाथ कहेंगे। बात समझ में आ रहा है। और एक टर्म आता है क्या, एक टर्म आता है इसमें जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। जिसको क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। इसको हिंदी में बोला जाता है क्या, श्रांति काल। क्या बोला जाता है, श्रांति काल। और इसको डिनोट करते हैं किस चीज से, टॉर्क से। समझ में आ रहा है बात, बात समझ में आ रहा है कि जितना दूर तक इलेक्ट्रॉन बिना टक्कर के चला उस दूरी को क्या बोलेंगे, मीन फ्री पाथ बोलेंगे। और इसमें जो समय लगा ए से बी तक, एक टक्कर टकराया फिर कुछ देर फ्री चला और फिर दूसरा टक्कर टकराने में जो समय लगा है उसी समय को क्या बोलेगा, श्रांति काल बोलेगा। क्या बोलेगा, रिलैक्सेशन टाइम। देखो नाम से ही है रिलैक्स, जितना देर ये रिलैक्स होकर के चला है, बिना किसी से टकराए हुए चला है, उसी को क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम बोलेंगे। इसको टॉर से डिनोट करते हैं, ठीक ना। तो इसको तुम ऐसे डिफाइन कर सकते हो क्या, कि दो लगातार टक्करों के बीच, दो लगातार टक्करों के बीच का समय, बीच का समय क्या कहलाता है, श्रांति काल कहलाता है। दो लगातार टक्करों के बीच का समय क्या कहलाता है, श्रांति काल कहलाता है। इसे टॉर्क से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। बात समझ में आ रहा है बात। अब देखो कि जब ए से बी तक गया, ए से बी तक चलने में, ए से बी तक चलने में मान लो कि ये जो डिस्टेंस चला वो कितना चला, λ1। और इसमें जो इसको टाइम लगा, इस टाइम को हम लोग मान लेते हैं कितना, τ1। बात समझ में आ रहा है। बी से सी तक चलने में, बी से सी तक चलने में जो इसने डिस्टेंस कवर किया ये मान लेते हैं क्या, और इसमें जो इसको टाइम लगा ये क्या मान लेते हैं। फिर सी से डी तक चलने में क्या मानेंगे, λ3। टाइम कितना मानेंगे, τ3। और इस तरीके से ये क्या होगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। क्यों भाई, कि इसमें कोई 1 2 5 7 टक्कर नहीं हो रहे हैं, अनंत टक्करें हो रही, बहुत जल्दी जल्दी टकरा रहा है और इसमें क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा ही टक्कर हो रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। टक्कर होने का मतलब क्या बताया, कि टक्कर हो रहा है इसका मतलब वेग में परिवर्तन हो रहा है। या तो ऐसे टकरा करके वेग में परिवर्तन हो, या केवल बाबूजी को उधर से देख के ही वेग में परिवर्तन हो जाए। बात समझ में आ रहा है। तो टकराने का मतलब कोई जरूरी नहीं है कि आया मारा धराम से, है ना। धराम से मार भी सकता है और नहीं भी मार सकता। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन है, किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को देखेगा तो रिपल्सन होगा, वो धराम से नहीं टकराएगा। वो जस्ट इसके वेग में परिवर्तन हो गया, क्या कि इधर से देखा आया और बदल गया, बिना छुए हुए अपना रास्ता बदल लिया। तो टक्कर हो तो भी वेग में परिवर्तन होगा, नहीं हो तो भी क्या हो, वेग में परिवर्तन होगा। तो अगर किसी दूसरे के प्रभाव के कारण आपके वेग में परिवर्तन होता है तो इसी को हम लोग फिजिक्स में क्या कहते हैं, कोलिजन कहते हैं, टक्कर कहते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में टकराने का मतलब आया धराम से मारा, ये हुआ टक्कर। लेकिन फिजिक्स में अगर किसी के प्रभाव के कारण आपका वेग परिवर्तित हो गया तो इसको क्या कहेंगे, हम लोग टक्कर कहेंगे। इतनी बातें क्लियर है। अब देखो कि हम तुमको लास्ट दिन क्या बोले थे, कि भाई साहब अगर आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है, अनुगमन वेग निकालना है, तो हर वेग का आप क्या करेंगे, औसत निकालेंगे। इससे पहले हम आपको जो दो चीज पढ़ाए थे, कि प्रारंभ में आपको पढ़ाए थे कि यू एवरेज जो होता है वो सबका कितना होता है। दूसरी बात हम आपको बताए थे कि इलेक्ट्रॉन का त्वरण जो ए बराबर होता है वो कितना, -e/, कितना। इसको तुम मैग्नीट्यूड का बात करो तो पॉजिटिव में लिखो कितना, e/, कितना, m। इतना बात पहले से आप जानते हैं, इतना बात पहले से जानते हैं। चालक के अंदर के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन इतना त्वरण अनुभव करेगा। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इतना त्वरण। क्यों, कि देखो विद्युत क्षेत्र में है चालक में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन। ये मान लीजिए कि विद्युतीय क्षेत्र है और इसी विद्युतीय क्षेत्र में कोई सा चालक रखा हुआ है, तो भाई साहब इस चालक में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है और हर इलेक्ट्रॉन जो है तो क्या करेगा, त्वरण अनुभव करेगा, है ना। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना त्वरण अनुभव करेगा, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन ए बराबर ई/m का त्वरण अनुभव करेगा।
कितनी बात तो समझ में आ रही है? कल तक ये बातें हुई थी, अनुभव करेगा। अब देखिए, मान लेते हैं हम लोग किसी एक इलेक्ट्रॉन के गति को कंसीडर करते हैं, किसी एक इलेक्ट्रॉन के गति को कंसीडर करते हैं। देखिए कि मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक चला, यहाँ से यहाँ तक चला, और यहाँ से यहाँ तक चलने में, ये यहाँ से जब चलना शुरू किया था तो इसका वेलोसिटी था u1। ठीक है, त्वरित होगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा इसके स्पीड, क्यों? इसमें त्वरण हो रही है। बात समझ में आ रही है? बढ़ते बढ़ते मान लो कि यहाँ तक जो है, तो जब ये आया तो इसका स्पीड हो गया कितना? v1। पढ़े हुए हो ना, u प्रारंभिक वेग, v अंतिम वेग, इसीलिए इसको लिखे u1 और इसको क्या लिखे? v1। और यहाँ तक ये बिना टकराए हुए चला है, तो इसमें जो इसको टाइम लगा, इस टाइम को हम लोग मान लेते हैं कितना? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं कोई दिक्कत। अब यहाँ ये गया और किसी इलेक्ट्रॉन के साथ टकरा गया, तो टकरा जाएगा तो इसका वेग बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा। तो भाई साहब मान लीजिए कि यहाँ से किसी इलेक्ट्रॉन के साथ ये टकराया और ये ऐसे चलने लगा। कैसे चलने लगा? ऐसे चलने लगा। किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, टकराने के बाद क्या होगा कौन जानता है? किसी भी डायरेक्शन में ये जा सकता है। ऐसे चला मान लो, ऐसे चलेगा तो इस समय में इसका प्रारंभिक वेग मान लो कितना? u2, और इसका अंतिम वेग मान लो कितना? कोई दिक्कत है? पहले टक्कर में प्रारंभिक वेग u1, अंतिम वेग कितना? दूसरे टक्कर में प्रारंभिक वेग कितना? u2 और अंतिम वेग कितना? और मान लो कि इसमें जो इसको टाइम लगा ये कितना? कोई दिक्कत? फिर यहाँ पर आया, किसी तीसरे से टकरा गया, तो अब जब भाई साहब टकराएगा तो फिर ये किसी ना किसी दिशा में चलेगा। मान लीजिए कि इसका यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितना? u3, और फाइनल वेलोसिटी कितना? v3, और इसमें जो इसको टाइम लगा ये कितना? इस तरीके से मान लो कि ये कहानी जो है तो इनफाइनाइट टाइम n बार चली। ये कहानी कितने बार चली? n बार चली। ये डॉट डॉट लगाने का मतलब क्या? ऐसा ऐसा कहानी बहुत बार हुआ है, ऐसा ऐसा ने कहानी क्या हुआ है? बहुत बार हुआ है, इसीलिए मैं इसको डॉटेड लगाया हूँ। फिर मानेंगे v4, v5, v6, v7, ऐसे मानते जाएंगे। मान लो कि एनवें टक्कर में जो इसके साथ हुआ, यहाँ से ये यहाँ तक आया। एनवें टक्कर में क्या हुआ? ये यहाँ से यहाँ तक आया, तो जो इसका आप इनिशियल वेलोसिटी मानेंगे वो कितना? un, और इसका जो फाइनल वेलोसिटी मानेंगे वो कितना? vn, और इसमें जो टॉर लगा इसको कितना मान लीजिए आप? कोई दिक्कत है आपको इसमें? नहीं कोई दिक्कत होगा। मैं क्या बोला भाई कि इलेक्ट्रॉन लगातार टकरा रहा है टकरा रहा है टकरा रहा है। तो मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन चलना शुरू किया u1 से, और त्वरण हो रहा है, उसमें लगातार त्वरण हो रहा है, क्योंकि विद्युतीय क्षेत्र में है, तो त्वरण के कारण इसका वेग बदलेगा 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 बदलेगा, बदलते बदलते हो गया v1। और जैसे ही v1 पर पहुंचा, किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन या नाभिक के साथ ये धड़ाम से टकरा गया। टकरा जाएगा तो इसका वेग बदल जाएगा। टकराने का मतलब क्या? वेग का बदलना। वेग बदलेगा तो हो गया कितना बदल के? u2। फिर बढ़ा 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 हो गया कितना? v2। लेकिन फिर किसी न किसी के साथ क्या हुआ? टकरा गया, फिर वेग बदल के हो गया कितना? u3। फिर बढ़ा बढ़ा हो गया v3, फिर टकरा करके बदल के बदलते 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 ऐसे कैसे पहुंच गया u से n तक। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग क्या माने हैं? हम लोग क्या माने हैं? माना कि n उत्तरोत्तर, माना कि n उत्तरोत्तर टक्करों में, n उत्तरोत्तर टक्करों में प्रारंभिक वेग क्रमशः u1, u2, u3 डॉट 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 कहाँ तक? un है। प्रारंभिक वेग कितना है? u1, u2, u3, un। बात समझ में आ रही है? अंतिम वेग हम लोग क्या मान रहे हैं? अंतिम वेग जो है, अंतिम वेग कितना मान रहे हैं बेटा? अंतिम वेग मान रहे हैं क्रमशः कितना? अंतिम वेग मान रहे हैं हम लोग क्रमशः कितना? v1, v2, v3 डॉट 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 कितना? vn। इसमें लगा हुआ समय जो है, लगा समय जो है, वो लगा समय जो है, तो हम लोग जो मान रहे हैं क्रमशः, ये लगा समय क्रमशः कितना मान रहे हैं? तो लगा समय क्रमशः मान रहे हैं कितना? τ1, τ2, τ3 डॉट 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 कितना? τn। और हर एक टक्कर के लिए
प्रत्येक टक्कर के लिए जो है, प्रत्येक टक्कर के लिए जो आपके पास त्वरण है, प्रत्येक टक्कर के लिए जो आपके पास त्वरण है, ए बराबर ये कितना है, ए ई बट्टा। इतना बात तुमको आता है कि नहीं आता है? इतना बात आता है? इतना बात तो आता है। इतना बात में कोई दिक्कत है? नहीं कोई दिक्कत। क्या कि ये विद्युतीय क्षेत्र हर इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है, मतलब हर इलेक्ट्रॉन पे बराबर बल लग रहा होगा, सबका त्वरण भी क्या होगा, बराबर होगा। कितना त्वरण, ई बट्टा एम के बराबर में कल निकाल के देख लिए थे। ये इतनी कहानी माने, इतने कहानी में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आइए कि अगर पहले टक्कर के लिए लिखें तो एक फॉर्मूला आप पढ़े होइएगा, क्या, v माइनस यू बराबर AT। पढ़े हुए हैं कि नहीं पढ़े हुए हैं? पढ़े हुए हैं। तो यहाँ से ये बताइए कि v बराबर यू प्लस AT भी लिख सकते हैं, v बराबर यू प्लस AT भी लिख सकते हैं कि नहीं? इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे और बहुत ही आसानी से तुम्हारा चीज निकल के आ जाएगी। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए कैसे। तो अगर हम लोग बात करें पहले टक्कर के लिए, अगर बात करें किसके लिए, पहले टक्कर के लिए, तो पहले टक्कर के लिए तुम देखो, पहले टक्कर के लिए तुम देखो ध्यान से कि प्रारंभिक वेग कितना, अंतिम वेग कितना, टाइम कितना लगा और त्वरण कितना है, ए। त्वरण कितना है, सबके लिए त्वरण का मान ए ही है। ठीक है, तो ये बात बताओ तुम कि यहां से हम v1 बराबर u1 प्लस ए और 1 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकता है कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। v बराबर u प्लस AT। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं कोई दिक्कत। अगर बात करें बेटा दूसरे टक्कर के लिए, अगर बात करें दूसरे टक्कर के लिए, तो ये बताओ कि दूसरे टक्कर के लिए v2 बराबर u2 प्लस त्वरण उतना ही है उसके लिए भी, और टाइम कितना लगा, लिख सकता है कि नहीं? इस तरीके से जब आप बढ़ते जाएंगे, इस तरीके से जब आप बढ़ते जाएंगे, तो आप बताइए कि ऐसे करते करते आप अगर कहीं पर Vn लिखेंगे तो UN प्लस ए और n लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? इतना में कोई दिक्कत है? नहीं कोई दिक्कत है। अब इसी प्रत्येक वेग का अगर औसत वेग निकाल लें, अगर इसी प्रत्येक वेग का हम लोग क्या करें, औसत वेग निकालने, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकल जाएगा। यही तो कल तक पढ़े थे, है ना? तो इसी प्रत्येक वेग का, इसी प्रत्येक अंतिम वेग का, प्रत्येक अंतिम वेग का, प्रत्येक अंतिम वेग का औसत, औसत क्या होगा, अनुगमन वेग होगा। क्या होगा, अनुगमन वेग। अनुगमन वेग को हम लोग v और नीचे छोटा सा d से लिखते हैं, ठीक ना? ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ में आ रहा है बात? अनुगमन वेग vd होगा। अब देखो कि औसत निकालने के लिए क्या करते हो, औसत निकालने के लिए सबको जोड़ते हो और जितने पद हैं उन सारे से क्या करते हो, भाग देते हो। तो भाई साहब अगर बात किया जाए इन सारे के औसत का, तो vd बराबर जो हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे क्या, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, और कितना बार हुआ है? कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। n से क्या किए, भाग कर दिए, सारे वेग को जोड़ के n से भाग कर दिए, औसत निकल गया। और यही जो औसत निकल के आएगा ये क्या आएगा, vd। कोई दिक्कत है आपको? इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए कि सब का वैल्यू हम लोग रखते हैं, तो जब सब का वैल्यू रखोगे तो vd बराबर, ध्यान देना, v1 के जगह पर u1 प्लस 8 और 1 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। v1 के जगह पर u1 प्लस 8 और 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। v2 के जगह पर u2 प्लस 8 और 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? v3 के जगह पर u3 प्लस 8 और 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से डॉट 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 जाएंगे और vn के जगह पर un प्लस ए और n लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और सबके नीचे में कितना है, सबके नीचे में है कितना, n। अब तुम ध्यान दो कि यहाँ से हम कर क्या रहे हैं, अगला पेज ले लें, यहाँ से जगह कम पड़ रहा है।
हाँ ठीक है। चलो देखो, अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग लिख रहे हैं वी डी इक्वल टू u1 को u2 को u3 को सबको क्या करो एक जगह लिख लो, u1 u2 u3 को एक जगह लिख लो। क्लियर है बात? क्या करते हैं u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट 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 कहाँ तक un को हम क्या किए एक जगह लिख लिए। और ध्यान दीजिए 8 और 1 8 और 2 8 और 3 8 और n में ये सब में कॉमन है, ये सब में क्या है तो प्लस ए को कॉमन कर लीजिए और टॉर 1 प्लस टॉर 2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक टॉर n तक लिख लीजिए। और सब के नीचे में कितना है भाई, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत? अब ये बताओ कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है a प्लस बी बाई एन, तो इसको a बाई एन प्लस बी बाई एन लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हो। तो यहाँ ध्यान देना ये पूरा a है और ये पूरा, तो ध्यान देना कि अगर Vd यहाँ से लिखेंगे तो Vd बराबर भाई साहब u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 un और बट्टा, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? और प्लस यहाँ ध्यान देना a अंदर है टॉर 1 प्लस टॉर 2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक टॉर n तक, और नीचे कितना, इतना में कोई दिक्कत है? इतना में नहीं कोई दिक्कत है। अब ये देखिए तो ये सारे u का एवरेज है कि नहीं है? ये सारे u का एवरेज है कि नहीं? u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un बाई n लिखेंगे तो क्या आएगा? u एवरेज, u एवरेज आएगा ना। अब देखो ध्यान से कि अगर यहाँ से हम लिखना चाहें तो यहाँ से लिखना चाहें तो Vd बराबर आया है कितना u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 कितना un बट्टा कितना n, और प्लस में कितना आया है a इंटू टॉर 1 प्लस टॉर 2 प्लस टॉर 3 प्लस डॉट 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 टॉर n, और नीचे कितना, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिएगा इसी Vd को भाई साहब u एवरेज लिख सकते हैं कि नहीं? इसी Vd को कितना लिख सकते हैं? u एवरेज लिख सकते हैं। और ध्यान देना प्लस इसको a और इसको टॉर एवरेज लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। इससे पहले कभी पढ़े हो कि इसका वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। क्यों भाई साहब? कि जब किसी तरह की स्थिति नहीं थी, हम किसी तरह का विद्युतीय क्षेत्र नहीं लगाए थे, तो एक ना एक समय ऐसा होता था कि इलेक्ट्रॉन फिर से घूम फिर करके अपने जगह पर आ जाता था। मतलब विस्थापन कितना, और विस्थापन 0 मतलब वेग भी कितना। तो प्रारंभिक स्थिति में जो औसत वेग था वो कितना था? 0 था। तो कह रहा है ओमेगा। चलो देखो ध्यान देना, तो अगर प्रारंभिक स्थिति में भाई साहब औसत वेग 0 है, इसका मतलब Vd बराबर कितना हो जाएगा 0 प्लस a इंटू टॉर एवरेज। ठीक ना? क्या हो जाएगा 0 प्लस टॉर एवरेज। इसका मतलब जो Vd यहाँ क्यों कि चूंकि पहले ही आप लोग पढ़े हैं क्या कि जो u एवरेज का वैल्यू होता है वो कितना होता है? 0 होता है। ये पहले दिन की पढ़ाई थी कि u एवरेज कितना होता है? 0 होता है। देखिए पिछले दिन का जो पढ़ाया हुआ है वो यहाँ लिखा हुआ है ना। अब देखिएगा ध्यान से कि अगर Vd का बात करें तो Vd बराबर कितना हो गया a इंटू टॉर एवरेज, जहाँ पर ध्यान दीजिएगा a इंटू टॉर एवरेज, जहाँ पर जो आपका ये टॉर एवरेज है ये क्या है? इसको कहेंगे आप औसत श्रांति काल। इसको क्या कहेंगे आप? औसत श्रांति काल। इसको बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। इतना में कोई दिक्कत है? नहीं कोई दिक्कत। ध्यान देना ए का वैल्यू तो पीछे हमको पता है कितना होता है ई बाई एम। तो ई बाई एम होता है। तो ये देखो कि अगर मैं चाहूँ यहाँ से Vd बराबर लिखने का तो ए के जगह पर कितना लिखूंगा ई बट्टा एम इंटू कितना टॉर एवरेज, और यही हो जाएगा किस चीज़ का? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। बात समझ में आ रहा है? देखिए ई क्या है, यहाँ से छोटा वाला ई क्या है? तो छोटा वाला ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, है ना। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितने का होता है दोस्त? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ई बराबर क्या है? कुल विद्युतीय क्षेत्र
जो आपको दिया हुआ रहेगा कि हम कितना विद्युतीय क्षेत्र लगाए हैं, है ना। दूसरी चीज जो m है, ये m बराबर क्या है, m बराबर है आपके इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का क्या, द्रव्यमान। और ये कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। और इस टॉर एवरेज के बारे में आपको पता ही है, ये क्या है, औसत क्रांति काल। अब एक चीज देखना, ध्यान देना कि ये टक्कर जो हो रहा था इलेक्ट्रॉनों के बीच में, ये बाहरी तापमान के कारण हो रहा, बाहर से इसमें तापमान जा रहा था, इसीलिए ये टक्कर क्या हो रहा था इलेक्ट्रॉनों के बीच में। अगर बाहर से तापमान नहीं जाता तो इलेक्ट्रॉन अपना रेस्ट में रहता, क्यों, कि इसको किसी तरह का ऊर्जा नहीं मिलता। और जब ऊर्जा नहीं मिलेगा भाई साहब, तो हम लोग चलेंगे फिरेंगे कि अपने जगह पर बैठे रहेंगे, लेकिन वही घर बैठे बैठे खूब दम के खाएं तो किसी न किसी से लड़ने भिड़ने का मन करेगा ही करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर से उष्मीय ऊर्जा मिल रहा है, इसीलिए ये क्या कर रहा है, टक्कर कर रहा है। जरा सा सोचो, हम इसमें और हीट करें इसको, हम बाहर से क्या करें, इसको और हीट करें, अगर इसके तापमान को हम और बढ़ाएं, तो जितना अधिक तापमान बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन उतना जल्दी जल्दी लड़ने भिड़ने लगेगा, इलेक्ट्रॉन और तेज ना मूव करने लगेगा, और तेज मूव करने लगेगा तो बहुत जल्दी जल्दी टक्कर होने लगेगा। क्रांति काल घटेगा कि बढ़ेगा, घट जाएगा, क्यों, जल्दी जल्दी टक्कर कर रहा है ना, जल्दी का मतलब क्या, और कम टाइम हो जाएगा, तो टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो नॉर्मल टेम्परेचर के कारण ये इतना ज्यादा स्पीड से चल रहा था, कितने से, 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर इसको हम और बाहर से हीट देने लग जाए तो इलेक्ट्रॉन को और ऊर्जा मिलेगा, ये और तेजी तेजी में वाइब्रेट करने लगेगा, तेजी तेजी में वाइब्रेट जब करने लगेगा तो यहाँ से देखिए कि आप इस टॉर 1 टॉर 2 टॉर 3 सबका वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा, जल्दी जल्दी टक्कर करने लगेगा, घट जाएगा। इसका मतलब ये औसत मान भी क्या हो जाएगा इसका, ये औसत मान भी इसका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और औसत मान घट जाने का मतलब क्या हुआ, इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगा, घट जाएगा। तो भाई साहब तुम लोग पढ़े हुए होगे कि जब कहीं पर चालक हीट होने लगता है, तो करंट भी क्या होता है, कम जाता है, और धीरे 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 इतना हीट हो जाता है कि तार गल जाता है, तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो हीट करने से प्रतिरोध बढ़ जाता है। या पढ़े हुए होंगे 10वीं क्लास में कि तापमान के बढ़ाने से प्रतिरोध क्यों बढ़ेगा, कि तापमान के बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी टक्कर करने लगेगा। जब जल्दी जल्दी टक्कर करने लगेगा तो ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, और जब एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम जाएगा तो ये तो नहीं बदला है, इलेक्ट्रॉन भी वही है, मास भी उसका वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही है, लेकिन केवल ताप बढ़ाने से क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी गति करने लग गया। जल्दी जल्दी गति करेगा तो उतना जल्दी जल्दी टकराएगा, जल्दी जल्दी टकराएगा तो औसत टॉर्क का मान जो है ये क्या होगा, और इसका मतलब अनुगमन वेग भी क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉन जितना तेजी में अनुगमित होगा, आगे बढ़ेगा, उतना ज्यादा करंट बहेगा, और जितना धीरे धीरे अनुगमन करेगा उतना कम करंट बहेगा। तो कम करंट बहने का मतलब कि प्रतिरोध क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो इसीलिए आप पढ़े थे क्या, कि केवल रट लिए थे 10वीं में क्या, कि तापमान के बढ़ने से प्रतिरोध क्या होता है। आज मैकेनिज्म समझ में आया कि क्या होता है, बात समझ में इतना आया है कि नहीं। तो ये है कि आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब जरा सा सोचिए, अभी तक हम लोग ये थे क्या, तो चालक में एक बैटरी जोड़ दी, चालक में क्या किए थे, एक बैटरी जोड़ दिए थे। इतना बात में कोई दिक्कत है किसी को, तो बोलेगा इतना बात में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब तुमको दिखाते हैं क्या, कि मान लो कि यदि एक चालक है तुम्हारे पास, एक चालक है कैसा, कुछ ऐसा, और इस चालक की लंबाई आपको दी हुई है, इस चालक का लंबाई है कितना, L। इस चालक के बारे में दे रहे हैं कि ये चालक है आपके पास, इस चालक का जो लंबाई है, इस चालक का जो लंबाई है आपके पास, इस चालक का लंबाई कितना दे के रखा हुआ है, इस चालक का लंबाई है कितना, L। क्लियर है इतना बात। अब इस चालक के दोनों तरफ में क्या किया है, एक बैटरी को जोड़ दिया, एक बैटरी को क्या किया है, जोड़ दिया है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, बैटरी कितना बड़ा जोड़े हैं ये हमको पता रहेगा। अब तुम देखो कि इसके अंदर में तुमको ये भी पता है
कि इस चालक पर हम लोग बाहर से विद्युतीय क्षेत्र लगाए हैं कितना, यही था अंतिम दिन का कंडीशन कि विद्युतीय क्षेत्र बाहर से ई लगा हुआ है, बैटरी से जुड़ा हुआ है, बस खाली इतना माने है कि जो चालक था तुम्हारा उसका लंबाई कितना, एल। तो तुमको याद होगा कि कभी तुमको हम विभवांतर में और विद्युतीय क्षेत्र में संबंध बताए थे, याद है? कितने लोगों को याद है? डेल्टा V इक्वल टू ई डॉट डी आर, पढ़ाए थे ना? ये संबंध कभी पर पढ़ाए थे क्या, कि मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा V बराबर ई डॉट कितना होता है, डी आर होता है। इतना बात तो पता होगा। हाँ, आप लोग पढ़ के नहीं आते हैं तो खराब लगता है ना। पढ़ के बताइए, इतना इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कैपेसिटर में यूज हुआ है, पोटेंशियल में पढ़ाए हैं, फिर भी याद नहीं है। ठीक ना, पूछ देगा परीक्षा में तो क्या करिएगा बताइए? आपके गुरुजी आजकल इतिहास भी याद कर रहे हैं, आपको नहीं पता है? आजकल इतिहास भूगोल नागरिक सब पढ़ रहे हैं, याद भी है। आप लोग खाली फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, अच्छा उसके बाद भी फिजिक्स पढ़ते हैं, फिर भी आप लोग नहीं पढ़ते हैं। पढ़ क्या ही है? देखिए, इस संबंध तो आपको याद होगा। अब ध्यान दीजिए कि अगर हम बात करें एक बिंदु को, इसको बोल दीजिए आप ए और इसको बोल दीजिए बी, तो देखिए तो इधर तार से गए हैं, तो अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है, इसका मतलब ये भी होगा, ये कितना होगा? कोई दिक्कत है इसमें? तो यहां से आइएगा तार से, तो इसका भी पोटेंशियल कितना होगा, और इधर चालक हो गया, चालक का कुछ ना कुछ अब प्रतिरोध होगा, इसीलिए अब चालक में नहीं घुसना है। बात समझ में आ रहा है? और इधर से आइएगा तो यहाँ पर भी पोटेंशियल कितना रहेगा, मतलब ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस का अगर आप बात करिएगा डेल्टा V का, तो डेल्टा V बराबर आप कितना लिखते हैं, ई डॉट डी आर लिखते हैं, लेकिन अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड रहे तो ई डॉट आर भी लिखते हैं। इतना बात पता है कि नहीं? तो ई डॉट आर लिखते हैं, तो देखो दोस्त डेल्टा V कितना हो जाएगा, V माइनस जीरो, V माइनस कितना, दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V माइनस जीरो का। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई का, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई का, और आर कितना है, एल के बराबर में। इलेक्ट्रिक फील्ड और एल ए से बी जाएंगे तो दोनों सेम डायरेक्शन में रहेगा, तो कॉस कितना डिग्री, कोई दिक्कत है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, हम भी गए हैं ए से बी, तो ए से बी दोनों सेम डायरेक्शन में, थीटा बराबर कितना, 0 डिग्री। इसका मतलब भी बराबर जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, ई एल इंटू कॉस जीरो का वैल्यू 1। इसका मतलब भी बराबर निकल के कितना आएगा, ई एल। ध्यान से समझ में आ रहा है इतना बात? अब देखो कि अगर यहाँ से मुझे ई लिखने का मन करे तो ई बराबर भी बट्टा एल लिखोगे कि नहीं लिखोगे? ई बराबर भी बट्टा एल लिखोगे कि नहीं लिखोगे? लिखोगे। अब जरा सा ध्यान दो कि ई बराबर जब v बट्टा एल लिखोगे तो तुम अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़े हो कि ये होता है कितना, ए बट्टा एम इंटू कितना, टॉर एवरेज। अभी ना पढ़े हो? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला तो यही पढ़े हो ना अभी, ई बट्टा एम इंटू क्या, टॉर एवरेज। इसमें देखिए कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पर अगर v बट्टा एल हम लोग डाल देंगे, तो v बट्टा एल हम लोग जब डाल देंगे तो वी डी बराबर कितना हो जाएगा, ई के जगह पर डालेंगे v बट्टा एल, और कितना हो गया ये, टॉर एवरेज। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बातें समझ में आई है? इतनी बातें समझ में आई है कि नहीं आई है? तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हुआ आपके पास। अगर 20-25 मिनट टाइम बढ़ा है, बचा है, तो आगे पढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं पढ़ाएंगे। टाइम कम बचा हुआ है तो आज इतना ही रहने दो, आज इतना ही रहने दो। क्या कि केवल हम लोग आज जाने क्या कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। एल लंबाई के चालक से होकर के ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होगा यदि इससे पोटेंशियल भी जोड़ दिया जाए। अब ध्यान देना यहाँ पर कि जितना अधिक पावर का वोल्टेज का बैटरी हम जोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा कि जितना अधिक हैवी वोल्टेज का बैटरी जोड़िएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतना ही अधिक होगा और करंट उतना ही ज्यादा बहेगा। दिख रहा है कि नहीं? अगर यहाँ पर कम वोल्ट रहेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, करंट भी क्या बहेगा। अगर यहाँ पर वोल्ट आप ज़्यादा जोड़िएगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और करंट भी क्या होगा। इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि किसी भी चालक में, बोलिए क्या हेडिंग, कुछ तो नहीं, डेरिवेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालने के लिए अनुगमन वेग के लिए व्यंजक लिख दें, इसके पीछे है ना, यहाँ से, इससे पीछे से
यहाँ से, ठीक ना। यहाँ पर हेडिंग लिख देना, क्या इंग्लिश में ही लिख देते हैं, डेरिवेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए डेरिवेशन, ठीक ना, अनुगमन वेग के लिए व्यंजक। बात समझ में आया होगा। देखो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं लगा रहे हैं, जो पीछे पढ़े हैं उसी चीज को यूज कर रहे हैं। तो आज दो चीज आपको यहाँ पर डिस्कस करना है और याद रखना है, क्या कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगा वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होगा, ई बट्टा एम इंटू टॉर एवरेज, ठीक ना। और दूसरा चीज क्या याद रखना है, अगर पोटेंशियल दिया हो तो ई वी बट्टा एम एल इंटू टॉर एवरेज। अब ध्यान दीजिएगा कि चालक का लंबाई जितना अधिक होगा, ध्यान दीजिएगा कि चालक का लंबाई जितना अधिक होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगा तो करंट कम बहेगा, करंट कम बहेगा मतलब प्रतिरोध, पढ़े हुए हो कि प्रतिरोध चालक की लंबाई पर निर्भर करती है, पढ़े हुए हो कि नहीं। यहाँ से सारा चीज तुमको रिलेट करना है और यहीं से ओम्स लॉ भी प्रूफ होता है। ओम्स लॉ तो आप लोग 10वीं में रट लिए थे क्या, नियत ताप पर विभवांतर करंट के क्या होता है, समानुपाती। क्यों है नियत ताप पे, ये समझ में आ रहा है, नियत ताप पे क्यों है ये समझ में आ रहा है। ध्यान देना, नियत ताप पे इसीलिए है, सुनो, अगर ताप बदलते रहोगे बेटा तो टॉर एवरेज बदलता रहेगा, तब विभवांतर समानुपाती कभी नहीं होगा। इसीलिए कब, नियत ताप पे ही बात करना है। नियत ताप रखने का एक ही मकसद था, क्या कि टॉर एवरेज तुम्हारा क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो अगर टॉर एवरेज कांस्टेंट रहेगा तो ध्यान देना, बैटरी जो रहे हैं इसका पोटेंशियल भी कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन का मास भी कांस्टेंट और चालक का लंबाई भी, तो करंट भी क्या रहेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब करंट कांस्टेंट कब, जब भी कांस्टेंट तब। अब भी को जैसे जैसे बढ़ाएंगे करंट भी क्या होगा, क्योंकि अनुगमन वेग क्या होगा, तो भी क्या हुआ, करंट के समानुपाती हो गया। लेकिन कंडीशन क्या, जब ताप नियत रहे तब। यही क्या है, ओम का नियम है। तो अगले दिन आपको इसमें बताएंगे क्या कि विद्युत धारा में और अनुगमन वेग में क्या संबंध है, और इस संबंध को स्थापित करके यहीं से हम लोग पहुंचेंगे कहाँ पर, ओम के नियम पर। समझ में आ रहा है बात। तो इतना पढ़ के आइएगा। देखिए पिछले 2-3 दिन में जितना मेहनत किया गया है वो मेहनत आप साकार करिए, पढ़ के आइए। अगर नहीं समझ में आया है तो दोबारा वीडियो देखिए, फिर भी नहीं समझ में आया है तो हमसे पूछिए। लेकिन अगर ये नहीं आएगा बेटा तेरे को तो अगला चैप्टर नहीं समझ में आएगा। समझ में आ रहा है, इसीलिए पढ़ के आना काफी आज।